प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं एक छोटी सी वर्षा की पहली बूंद धरती में नया जीवन जगा सकती है। और आप क्या क्लास 6 की इस कविता के सभी प्रश्नों के सही उत्तर आसान भाषा में समझना चाहते हैं? तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। मैं हूं आपका हिंदी संस्कृत का शिक्षक विनोद कुमार। नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल वी के हिंदी संस्कृत गुरुकुल में। आज हम कक्षा 6 की हिंदी पाठ्यपुस्तक मल्हार की प्रसिद्ध कविता पहली बूंद के सभी प्रश्न उत्तर और सरल व्याख्या, जो कि हम इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कर चुके हैं, आज हम बहुत ही आसान भाषा में उसके प्रश्न अभ्यास को समझेंगे। यह वीडियो आपकी परीक्षा की तैयारी के लिए बेहद महत्वपूर्ण हो सकता है, इसलिए ध्यान से अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। प्यारे बच्चों, पहला काम आपको क्या करना है कि अपनी पाठ्य पुस्तक खोल कर बैठिए और एक पेंसिल भी लेकर के बैठिए। तो अभ्यास को हम शुरू करते हैं पाठ से। मेरी समझ से नीचे दिए गए प्रश्नों का सटीक उत्तर कौन सा है, इसके सामने तारा बनाइए। तारे का मतलब होता है स्टार, तो स्टार आपको बनाना है। कविता में नवजीवन की ले अंगड़ाई किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो इसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर दे रखे हैं: बादल, अंकुर, बूंद, पावस। तो आपको कौन सा विकल्प सही लगता है, उस विकल्प के सामने आपको स्टार बना देना है पेंसिल से। तो प्यारे बच्चों, इसका तीसरा जो ऑप्शन है अंकुर, वह बिल्कुल सही है। तो आप जो हैं यहाँ पर उसके सामने एक क्या लगा देंगे प्यारे बच्चों? स्टार बना देंगे। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। दूसरा इसका विकल्प है नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर में काली पुतली क्या है? तो आपको बताना है कि इसमें काली पुतली क्या है। तो क्या है काली पुतली, बता सकते हैं? तो 4 ऑप्शन यहां पर दे रखे हैं: बारिश की बूंदें, वृद्ध धरती, नगाड़ा, बादल। तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपको ठीक लगता है? नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। तो यहां पर आपको पूछा गया है कि नीले नैनो सा यह अंबर। तो मैंने जब इस पाठ को पढ़ाया था तो आपको बताया था आकाश को नीले नैनो जैसा बताया गया है और बादल यहां पर काली पुतली से बताए गए हैं। तो काली पुतली क्या है? बादल। तो बादल को यहां पर आप, बादल का जो ऑप्शन है उसको आप, उसके सामने आप क्या लगा देंगे? स्टार लगा देंगे। ख पार्ट है इसका। अब अपने मित्रों के साथ चर्चा कीजिए कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। तो ठीक है, मिलकर के आप चर्चा कर सकते हैं कि आपने ये उत्तर क्यों चुने। आगे चलते हैं। आगे तीसरा पार्ट है इसका, मिलकर करें मिलान। अब इसका मिलान करते हैं। कविता की कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन पंक्तियों में कुछ शब्द रेखांकित हैं। दाहिनी और रेखांकित शब्दों के भावार्थ दिए गए हैं, इनका मिलान आपको करना है। तो कैसे करेंगे देखिए। आसमान में उड़ता सागर, तो उड़ता सागर को अंडरलाइन किया गया है। लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, तो इसका मिलान आपको किससे करेंगे प्यारे बच्चों? नंबर 2 से। एक का मिलान किससे? नंबर 2 से। तो एक को मिला देंगे आप नंबर 2 से, एक को नंबर 2 से, ऐसे मिला देंगे। नंबर 2 पर है बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। बजा नगाड़े, तो बजा नगाड़े को अंडरलाइन किया गया है। तो इसका ऑप्शन कौन सा ठीक रहेगा? नंबर 1। यानी कि आप 2 को किससे मिलाएंगे प्यारे बच्चों?
एक से मिलाएंगे। ठीक है, बजा नगाड़े मेघ गर्जना, इसका भावार्थ यह है। नंबर 3 पर है नीले नैनो सा यह अंबर काली पुतली से ये जलधर। नीले नैनो सा, तो नीले नैनो सा, तो नीले नैनो सा क्या है? आकाश। नीले नैनो सा क्या है प्यारे बच्चों? आकाश। तो नंबर 3 को 4 से मिला देंगे। ठीक है जी। और बच क्या गया? वसुंधरा की रोमावली सी हरी दूब पतली पुलकित मुस्काई। तो नंबर 4 को किससे मिलाएंगे? नंबर 3 से मिलाएंगे। नंबर 4 को 3 से मिला देंगे। ठीक है जी, हो गया मिलान। शाबाश, बहुत अच्छे बच्चे, आगे चलते हैं। अच्छा जी, अब देखिए पंक्तियों पर चर्चा। पंक्तियों पर चर्चा कर लेते हैं। क्या कहती हैं पंक्तियां हमारी? कहते हैं कि कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। वैसे तो इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट में भी हमने आपको ये समझा दिया था। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इनका क्या अर्थ समझ में आया? अपने विचार कक्षा में अपने समूह में साझा कीजिए और अपनी लेखन पुस्तिका में भी लिखिए। कहने का मतलब क्या है कि इन पंक्तियों का जो भावार्थ है वो आपको अपनी एक्सरसाइज नोटबुक में भी लिखना है। तो पहली पंक्तियां क्या हैं, पढ़ लेते हैं। आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, जा नगाड़े बजा रहा है, बजा नगाड़े जगा रहा है, बादल धरती की तरुणाई। तो क्या कहते हैं कि आसमान में उड़ता सागर। अब देखिए आसमान में सागर तो उड़ नहीं सकता, तो इस सागर शब्द का भावार्थ लिया गया है, क्योंकि जो जलधर है उसका पर्यायवाची समुंदर भी है और बादल भी है। अब समुंदर तो आसमान में उड़ नहीं सकता, बादल उड़ते हैं, तो इसका भावार्थ हम बादल से लेंगे। तो आसमान में जल रूपी, यानी कि आसमान में उड़ता सागर, यानी कि बादलों में जो है बादल उड़ रहे हैं और बिजलियों के स्वर्णिम पर वो उड़ रहे हैं, तो उनको उड़ने के लिए पंख चाहिए। बिना पंखों के तो कोई उड़ नहीं सकता, चाहे एरोप्लेन हो, चाहे पक्षी हो, सॉरी पशु नहीं पक्षी हो। वो जब उड़ते हैं तो उनको पंख चाहिए होते हैं। तो यहां पर बादल जो उड़ रहे हैं वो बिजली की स्वर्णिम सुनहरे पंखों को लगा करके आसमान में उड़ रहे हैं। यानी कि यहां पर कवि जो है कल्पना कर रहा है कि स्वर्णिम यानी सोने जैसे पंखों के समान चमकती हुई कड़कड़ाती हुई बिजली के साथ बादल आसमान में उड़ रहे हैं। बादलों की गर्जन सुनकर ऐसा आभास होता है कि वे खुशी के मारे उत्सव मना रहे हैं, नगाड़े बजा बजा कर धरती की यौवन अवस्था को जगा रहे हैं, धरती में यौवनता भर रहे हैं। इस प्रकार से आप इसका भावार्थ कर सकते हैं। आगे क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर, करुणा विगलित अश्रु बहाकर धरती की चिर प्यास बुझाई। ठीक है, तो इसका भावार्थ क्या लिखेंगे कि नीले आसमान, आसमान कैसा है? नीला है। नीला आसमान नीली आंखों के समान है और काले बादल उन नीली नीली आंखों के बीच में पुतली के समान है। मानो बादल धरती के दुखों से द्रवित होकर, दुखित होकर, करुणित होकर दया भाव से वर्षा रूपी आंसू बहा रहा है और इस प्रकार धरती की प्यास बुझा रहा है। इस प्रकार से आप इसका भावार्थ लिख देंगे। आगे है प्यारे बच्चों सोच विचार के लिए। तो सोच विचार के लिए में क्या आता है कि कविता को एक बार फिर से पढ़िए। ठीक है, पढ़ेंगे भाई, और निम्नलिखित के बारे में पता लगाकर अपनी लेखन पुस्तिका में लिखिए। अब देखिए ये भी आपको अपनी जो है एक्सरसाइज नोटबुक में लिखना है। इसका उत्तर तो पहला क्या है? बारिश की पहली बूंद से धरती का क्या प्रकट होता है? हर्ष। हर्ष कैसे प्रकट होता है? हर्ष माने खुशी। बारिश की प्रथम बूंद से, पहली बूंद से धरती की खुशी कैसे प्रकट होती है? तो देखिए धरती के सूखे होठों पर बारिश की पहली बूंद अमृत के समान गिरती है और मानो ऐसा लगता है जैसे वर्षा होने से बेजान और सूखी पड़ी धरती को नया जीवन मिल गया हो। इस प्रकार बारिश की पहली बूंद से धरती का हर्ष प्रकट होता है, धरती की खुशी प्रकट होती है, धरती की प्रसन्नता प्रकट होती है।
अगला प्रश्न है, कविता में आकाश और बादलों को किनके समान बताया गया है? तो देखिए, इस प्रस्तुत कविता के अनुसार नीले आकाश को नीली आंखों के समान बताया गया है और काले बादलों को उन नीले नीले आकाश के बीच में काली काली पुतली के समान कल्पना की गई है, बताया गया है। ठीक है जी, इस प्रकार से आप इसका उत्तर लिख देंगे। आगे चलते हैं जी, कविता की रचना। तो आसमान में उड़ता सागर लगा बिजलियों के स्वर्णिम पर, कविता की इन पंक्तियों का सामान्य अर्थ देखें। तो सामान्य अर्थ क्या है भाई? अब देख लेते हैं। सामान्य अर्थ देखें तो समुद्र का आकाश में उड़ना असंभव है, ये मैंने थोड़ी देर पहले भी आपको बताया। लेकिन जब हम इस पंक्ति का भावार्थ समझते हैं तो अर्थ इस प्रकार से निकलता है कि समुद्र का जल बिजलियों के सुनहरे पंख लगाकर आकाश में उड़ रहा है। और ऐसे प्रयोग न केवल कविता की सुंदरता को बढ़ाते हैं बल्कि उसे बहुत आनंददायक भी बनाते हैं। इस कविता में ऐसे दृश्यों को आपको पहचानना है और उन पर चर्चा करनी है। तो इसमें देखिए, लिखना तो कुछ नहीं है, तो सभी छात्र क्या करेंगे? अपने अध्यापक की सहायता से या अपने मित्रों की सहायता से इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट क्या है? एक शब्द एक अर्थ अनेक। ये इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अंकुर फूट पड़ा धरती से, नवजीवन की ले अंगड़ाई। इस कविता में फूटने का अर्थ पौधे का अंकुरण है। जो पौधा यानी कि बीज को जब नमी मिलती है, बारिश होती है, तो वो जो जमीन के अंदर पड़ा रहता है, धरती के अंदर पड़ा रहता है, उसमें से अंकुरण निकलता है, वो फूट पड़ता है, धरती वहां से थोड़ी सी ऊपर से फट जाती है, इसलिए उसको फूटना कहते हैं। तो फूट का प्रयोग अलग अलग अर्थों में किया जाता है, बिल्कुल किया जाता है, जैसे फूट डालना, घड़ा फूटना, तो ये भावार्थ अलग अलग है। अब फूट शब्द का प्रयोग ऐसे वाक्यों में कीजिए जहां इसके भिन्न भिन्न अर्थ निकलते हों, जैसे अंग्रेजों की नीति थी फूट डालो राज करो। तो यहां पर फूट डालो, किसमें फूट डालो? लोगों में फूट डालो, आपस में, समाज में फूट डालो, तो उसका जो है भावार्थ अलग निकलता है। तो इस प्रकार के वाक्य आपको बनाने हैं। लिख लो भाई, मैं बता देता हूं। दोस्तों में फूट पड़ गई, पहला वाक्य हो गया। दूसरा, उसका सिर फूट गया। ठीक है जी। तीसरा, धरती से जल की धारा फूट पड़ी। ठीक है जी। पहाड़ से पर्वत से जल का सोता फूट पड़ा। ठीक है जी। दीवार से टकराते ही उसका सिर फूट गया। ठीक है जी। ठीक है, तो इस प्रकार से अनेकों वाक्य आप बना सकते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। नीले नैनो सा यह अंबर, काली पुतली से ये जलधर। कविता की इस पंक्ति में जलधर शब्द आया है। ठीक है, जलधर माने जल को धारण करने वाला, दो शब्दों से मिलकर के बना है, जल और धर। जल माने पानी, धर माने धारण करने वाला। इस प्रकार जलधर का शाब्दिक अर्थ हुआ जल को धारण करने वाला। अब बादल और समुद्र, मैंने थोड़ी देर पहले भी बताया था कि दोनों ही जल को धारण करते हैं, इसलिए दोनों जलधर हैं, क्योंकि समुद्र भी जल को धारण करता है, बादल भी जल को धारण करते हैं। तो वाक्य के संदर्भ का प्रयोग से, वाक्य के संदर्भ यानी वाक्य का क्या संदर्भ है और उसका प्रयोग कहां हो रहा है, ठीक है, ये हम जान सकेंगे कि जलधर का अर्थ समुद्र है या बादल है। तो हमें यहां कौन सा अर्थ प्रयोग करना है, यानी समुद्र प्रयोग करना है या बादल प्रयोग करना है। तो ये आपको शब्दकोश की सहायता से, इंटरनेट की सहायता से इस प्रकार का प्रयोग आपको करना है भाई। ठीक है, अब तो क्या कहते हैं आगे, इंटरनेट की सहायता से धर से मिलकर बने कुछ शब्द और उनके अर्थ ढूंढकर लिखिए। ठीक है जी, बहुत सारे शब्द हैं जो इस प्रकार से बनते हैं, जैसे चक्रधर, आप नोट कर सकते हैं। चक्रधर, इसका अर्थ क्या होगा? चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। हलधर, हल को धारण करने वाला, अर्थात बलराम, यहां पर भी बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक है, वैसे समास यहां पूछा नहीं गया है, मैं आपको एक्स्ट्रा नॉलेज के रूप में बता रहा हूं। गिरिधर, गिरि माने पर्वत, पर्वत को धारण करने वाले, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यहां पर भी बहुव्रीहि समास है। मुरलीधर, मुरली को धारण करने वाला, अर्थात भगवान श्री कृष्ण, यहां पर भी बहुव्रीहि समास है। जलधर, जल को धारण करने वाला, अर्थात बादल, यहां पर भी बहुव्रीहि समास है। जब आपके शिक्षक आपको पढ़ाएंगे
तो आपकी समझ में आ जाएगा कि समास किसे कहते हैं। अभी मुझे पता नहीं आपने समास पढ़ा कि नहीं पढ़ा है, ठीक है। इस प्रकार से आप इसका भावार्थ कर सकते हैं। अगला है जी शब्द पहेली। दिए गए शब्द जाल में प्रश्नों के उत्तर छुपे हुए हैं, ठीक है। यहां पर एक शब्द जाल दे रखा है, एक पहेली दे रखी है और नीचे कुछ प्रश्न दे रखे हैं। तो आपको क्या करना है, इस शब्द जाल से उन प्रश्नों के उत्तर ढूंढने हैं, ठीक है जी। ढूंढ देंगे। पहला ही देखिए, पहला है एक प्रकार का वाद्य यंत्र, तो नगाड़ा पहली लाइन में बन जाएगा, नगाड़ा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है आंख के लिए एक अन्य शब्द, तो आंख का पर्यायवाची लिखना है, तो आंख के लिए एक अन्य शब्द आ जाएगा जी नयन, ठीक है, लिख देंगे बना करके। अगला है जल को धारण करने वाला, जलधर, ठीक है, वो भी इसमें आपको मिल जाएगा, जलधर, जलधर। एक प्रकार की घास यानी कि दूब, ठीक है, आप दूब इसमें से छांट करके लिख देंगे। आंसू का समानार्थी, तो आंसू का समानार्थी क्या होता है बच्चों, अश्रु, वो भी आप लिख देंगे। आसमान का समानार्थी, तो आसमान का समानार्थी हो जाएगा अंबर, वो भी आप ढूंढ करके लिख देंगे। वेरी गुड, बहुत अच्छे बच्चे, शाबाश। अब चलते हैं जी पाठ से आगे। अब पाठ से आगे की बात करते हैं, यानी इस पाठ से आपने क्या सीखा, कितना आपकी सोच, आपकी बुद्धि का विकास हुआ, वो हम देख लेते हैं इस पोर्शन के माध्यम से। बारिश को लेकर हर व्यक्ति का अनुभव भिन्न होता है, बिल्कुल, कोई कुछ सोचता है, कोई कुछ सोचता है। बारिश आने पर आप क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगता है, आपका क्या अनुभव है। तो प्यारे बच्चों, ये तो देखो आपको खुद ही बताना पड़ेगा कि आपको क्या अनुभव है, कैसा अनुभव होता है। तो ये आपको अपना अनुभव जो बारिश को देख करके आपको महसूस करते हो, वो आपको खुद अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है जी। अगला पॉइंट है आपको कौन सी ऋतु सबसे अधिक प्रिय है और क्यों। तो यहां पर बारिश की, वर्षा की ऋतु की बात हो रही है, तो वो आप लिख सकते हैं। वैसे जो भी आपको ऋतु पसंद हो उसके बारे में लिख सकते हैं। वैसे वर्षा ऋतु मुझे बहुत प्रिय है। वर्षा ऋतु के दिनों में वर्षा में भीगने में बड़ा मजा आता है, नहाने में बड़ा मजा आता है। भीग कर पहुंचने के बाद जब घर पहुंचते हैं तो गर्मा गर्म चाय और पकौड़ों अगर भी साथ में मिल जाए तो बड़ा आनंद आता है, ठीक है। तो इसलिए जो है इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, वो आपकी अपनी इच्छा की बात है, आप क्या लिखना चाह रहे हैं, ठीक है जी। अगला है समाचार माध्यमों से। तो समाचार माध्यमों से क्या करेंगे हम, देख लेते हैं भाई। समाचार माध्यमों से प्रत्येक मौसम समाचार के विभिन्न माध्यमों, तो समाचार के जो माध्यम हैं, जिन माध्यमों के द्वारा, जिन मीडियम के द्वारा समाचार प्रसारित किए जाते हैं, वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया या सोशल मीडिया, ये कई सारे उसके प्रकार हैं। तो इनमें समाचारों को प्रस्तुत किया जाता है। अब संवाददाता कौन होता है, संवाददाता होता है जो समाचारों को प्रस्तुत करता है। तो बाढ़, तो कभी सूखा, कभी संवाददाता बाढ़ के बारे में बताता है, कभी सूखे के बारे में बताता है, कभी भीषण ठंड के बारे में समाचार दिखाई देते हैं, बताए जाते हैं। तो आप भी बन सकते हैं संवाददाता और लिख सकते हैं एक समाचार। तो उस समाचार का कंटेंट यहां दिया गया है, उसके ऊपर आपको एक समाचार लिखना है। अत्यधिक गर्मी के ऊपर आप समाचार लिख सकते हैं, अत्यधिक सर्दी के ऊपर आप समाचार लिख सकते हैं, अत्यधिक बारिश की स्थिति को जब आप देखते हैं, बाढ़ की स्थिति को देखते हैं, तो उसके ऊपर एक समाचार लिख सकते हैं। उसका आंखों देखा हाल आप जो है उसकी डॉक्यूमेंट्री जो आप कक्षा कक्ष में सुना सकते हैं। तो ये आपको खुद करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। ओके, आगे चलते हैं। सृजन, सृजन का मतलब होता है क्रिएटिविटी। तो क्रिएटिविटी में क्या है भाई, नाम देना भी सृजन है, बिल्कुल, किसी चीज को नाम देना भी तो एक क्रिएटिविटी है। तो ऊपर दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और इसे एक नाम दीजिए, ठीक है। आजकल तो आप जो है अपने बड़े बुजुर्गों की सहायता ले सकते हैं और पूछ सकते हैं कि ये जो पौधा आपको दिखाई दे रहा है, ये चित्र में एक पौधा खास रूप से आपको दिखाया गया, हाईलाइट करके दिखाया गया है, तो इसको टारगेट करते हुए आपको इसका नाम देना है। तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहूंगा, आपकी जानकारी के लिए बता देना चाहूं कि ये रेगिस्तानी लिली का पौधा है। तो आप इसका नाम दे सकते हैं रेगिस्तानी लिली। क्या नाम देंगे प्यारे बच्चों, रेगिस्तानी लिली। आगे कहते हैं इन्हें भी पढ़िए। तो वैसे तो हमें पढ़ना चाहिए कि इस कविता में नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है, बिल्कुल नगाड़े की ध्वनि का उल्लेख है। बजा नगाड़े जगा रहे हैं बादल धरती की तरुणाई। नगाड़ा भारत का एक पारंपरिक वाद्य यंत्र है, बड़े बड़े मंदिरों में दक्षिण भारत में बजाया जाता है। कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर
कुछ वाद्य यंत्रों को उन पर चोट करके बजाया जाता है, जैसे ढोलक है, नगाड़ा है, डमरू है, डफली है, इत्यादि इत्यादि। नगाड़ा प्रायः लोक उत्सवों के अवसर पर बजाया जाता है, यानी कि जो लोकल मैंने आपको बताया कि प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं, उत्सव होते हैं, उनमें नगाड़े को बजाया जाता है। होली जैसे लोक पर्व के अवसर पर गाए जाने वाले गीतों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। और नगाड़ों को जोड़े में भी बजाया जाता है, यानी कि दो नगाड़े रख दिए जाते हैं दाएं बाएं और दोनों को दोनों हाथों से बजाया जाता है। दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में इस प्रकार की परंपरा आपको देखने की मिलेगी, ठीक है, जिसमें एक की ध्वनि थोड़ी पतली होती है और दूसरे की ध्वनि थोड़ी मोटी होती है, ठीक है। इसी का छोटा रूप तबला भी होता है, ठीक है बच्चों। आगे चलते हैं खोजबीन। तो खोजबीन में क्या है, आपके यहाँ उत्सवों में कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं उनके बारे में जानकारी एकत्र करें और अपने समूह में चर्चा करें, ठीक है जी। तो आपको जो है बताना है कि आपके यहाँ जो उत्सव होते हैं उनमें कौन कौन से वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। ढोलक बजाया जाता है, नगाड़ा बजाया जाता है, डमरू, डफली, तबला, हारमोनियम, गिटार आदि बहुत सारे वाद्य यंत्र बजाए जाते हैं। तो आप उनको लिखकर उनकी एक श्रेणी बनाकर जो है आप अपनी कक्षा कक्ष में या आप अपने साथियों के साथ उसका डिस्कस कर सकते हैं। आइए इंद्रधनुष बनाएं। तो देखिए, इंद्रधनुष सभी जानते हैं, बारिश की बूंदें न केवल जीव जंतुओं को राहत पहुंचाती हैं बल्कि धरती को भी हरा भरा बनाती हैं। कभी कभी ये बूंदें आकाश में बहुरंगी छटा बिखेरती हैं, जिसे इंद्रधनुष कहते हैं। इंद्रधनुष क्या होता है? इंद्रधनुष होता है, आपने देखा होगा जब बारिश की होकर के रुकती है तो आकाश में जब धूप दिखाई देती है थोड़ी थोड़ी, तो उसमें आपको प्रकाश के 7 रंग दिखाई देते हैं, ठीक है, एक धनुष के आकार में दिखाई देते हैं। आप सभी जानते हैं, आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, आपके फिजिक्स के साइंस के टीचर ने आपको बताया होगा कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं। वही 7 रंग जो कि फिजिक्स लैब में अगर आप जाएंगे और प्रिज्म में आप देखेंगे, जब उसमें से आप एक प्रकाश की किरण गुजारेंगे तो आपको 7 रंग दिखाई देंगे। तो वही जो है इंद्रधनुष का रूप आकाश में आपको दिखाई देता है। तो आप भी एक सुंदर इंद्रधनुष इस प्रकार के 7 रंगों से आप बना सकते हैं और उस पर एक छोटी सी कविता भी लिख सकते हैं। तो इसे कोई प्यारा सा नाम भी आप दे सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर जो एक आपको कॉलम दे रखा है, एक बॉक्स दे रखा है, इसमें आप एक इंद्रधनुष का चित्र बना दीजिए और एक अपने स्वरचित इंद्रधनुष के ऊपर एक छोटी सी कविता आप लिख सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल लिखनी चाहिए। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो प्रेम आशाओं का संचार करता है, खुशियों का विस्तार करता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो प्रेम की पुकार करता है। वर्षा के बादल आकाश को सजाता है, बचपन के किस्सों को फिर से दोहराता है। रंग बिरंगे रंगों से रंगकर सारा संसार इंद्रधनुष समृद्धि के गीत गुनगुनाता है। प्रकृति का महिमा मंडन करता है, प्रकृति का महिमा मंडन करता है, निराशाओं का खंडन करता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो जीवन के हर पल को उत्सव बनाता है। वीरता के किस्सों को सुनाता है, प्रेम का उत्सव मनाता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, जो हमें आशावादी रहना सिखाता है। कितना प्यारा है इंद्रधनुष, कितना प्यारा है इंद्रधनुष। इस प्रकार से आप एक कविता लिख सकते हैं। ये मैंने आपको एक कविता स्वरचित सुना दी, आप अपनी तरफ से कोई जो है कविता बना करके लिख सकते हैं। यहां पर झरोखे से तो एक बूंद कविता, इससे मिलती जुलती कविता है, जो कि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद एक बड़े कवि हुए हैं, प्रकृति के जाने माने कवि हैं। उनकी एक कविता है एक बूंद, बहुत ही सुंदर कविता है। उसी का एक स्टेंजा, उसी का एक पद्यांश यहां पर लिया हुआ है। जो निकलकर बादलों की गोद से थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, थी अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर यही मन में लगी, आह क्यों घर छोड़कर मैं यूं बढ़ी। इस प्रकार से यह कविता है और इस कविता को आपको इंटरनेट से ढूंढ करके पूरी की पूरी अच्छी प्रकार से पढ़नी चाहिए। तो प्यारे बच्चों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही शानदार रूप से पढ़ने के लिए अपने इस चैनल को वीके हिंदी संस्कृत गुरुकुल नाम के चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। प्यारे बच्चों, याद रखिए, हर पहली बूंद एक नई शुरुआत का संकेत है। ठीक वैसे ही
आपकी पढ़ाई की छोटी छोटी कोशिशें ही आपको उच्च सफलता तक पहुंचाती हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत, शुभ आशीर्वाद।